अस्सलामुअलैकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। आतिश इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय सालेह इकबाल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अच्छा, ये थोड़े से दिन के लिए मैंने स्टॉप कर दिया था नॉवल, क्योंकि इस पर रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा नहीं आ रहा था। अब रमज़ इश्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को कौन सा नॉवल रीड करना है, कौन सा नावल सुनना है। तो जिसकी ज़्यादा वोटिंग होगी जिस नावल की, तो फिर मैं वही नावल कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो अब इस पे रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो ये कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज़ फिर मैं कोई और नावल स्टार्ट करूँगी, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत कमीना हूँ ससुर जी, पर क्या कर सकते हैं, आपका दामाद हूँ मैं, अब ख्याल रखें अब मेरा। वरदान भी हंसते हुए कहता है, चलो दामाद रख लेते हैं, मैं तुम्हारा ख्याल क्या याद रखोगे तुम। जहांगीर भी हंसते हुए कहता है और कहकर पलटकर शोएब की तरफ कदम बढ़ाता है। मेरे दामाद को अपनी पावर दिखाओ, वेलकम करो इस इटली में और डेवल वर्ल्ड में। जहांगीर शोएब को हंसते हुए कहता है और जहांगीर की बात का मतलब समझते हुए शोएब भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर को हिला देता है। जहांगीर और शोएब को हंसता हुआ देखकर वजदान अली हैरान कुन नज़रों से इन दोनों को देखने लग जाते हैं। ये हंस क्यों रहे हैं? अली इन दोनों को देखते हुए वजदान से पूछता है। अमामा सिकंदर के कमरे में अपने कपड़े अलमारी में सेट कर रही थी और साथ ही साथ वो वापस अमेरिका जाने की बातें भी सोच रही थी। हया भी सिकंदर और हीर की शादी का सुनकर अवर में ही रहती थी और वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। आईना अमायमा की इस सूटकेस सिकंदर के कमरे में पहुंचाने में इसकी मदद किए और भी और वो भी कुछ देर के लिए खुली ताज़ा हवा में बाहर गार्डन में चली जाती है और झूले पर बैठे हुए वो अपनी ख्यालों की दुनिया में मगन हुई पड़ी थी। आयना धीरे धीरे से झूले लेते हुए अपनी फिक्शन वर्ल्ड में खोई हुई थी। वो अपनी आंखें बंद किए हुए अपने आप को किसी सल्तनत की शहजादी तस्वर करते हुए मुस्कुरा रही थी। उफ, कितने हैंडसम है वो, आयना कहते हैं जैसे अपनी आंखें खोलती है। सामने निक कर दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए खड़ा देखकर वो अचानक से झूले को रोकने की कोशिश में गिरने लगती है। आयना गिरती इससे पहले निक इसको बिना हाथ लगाए आयना के झूले को संभालकर इसे गिरने से बचा लेता है। निक घुटनों के बल जमीन पर बैठकर सर उठाकर आयना की तरफ देखने लग जाता है, पर सूरज की रोशनी सीधा इसकी आंखों में लग रही थी, जिससे वो आयना का चेहरा देख नहीं पाता है। जबकि आयना इसकी उठती गिरती पलकों को देखते कुछ पल के लिए इसी लम्हे में कैद हो गई थी। निक को इतनी करीब से इसने पहले भी देखा जरूर था, पर कभी इसके चेहरे पर गौर नहीं किया था। इसने आज देखा तो बस देखती ही रहती गई। लाइट ग्रीन कलर की आंखें, जिसके गिर्द डार्क ग्रीन कलर का दायरा बना हुआ, जिसकी आंखों की चमक को मजीद बढ़ा रहा था। आयना की उठती गिरती हुई पलकों से इसकी आंखों की खूबसूरती को देखते हुए वो उसके चेहरे के आगे अपना हाथ रखे निक के चेहरे पर इसकी आंखों में सूरज की लगती हुई चमक को रोकने की कोशिश करती है। आयना जैसे ही इसकी आंखों को सूरज की रोशनी से बचाती है, निक अपनी आंखें मुकम्मल खोलकर आयना की मासूम से चेहरे इसकी कयामत खेज लगती हुई इसकी आसमानी रंग की आंखों की गहराई में डूब चुका था। आयना तो पहले ही इसकी आंखों में खो चुकी थी। निक भी इसकी आंखों में देखते ही वो कुछ पल इसी तरह बैठे हुए इसकी मासूमियत से भरे हुए चेहरे को और इसकी खूबसूरत आंखों को देखने लग जाता है। वक्त गुजरता जाता है, पर दोनों के लिए वो तो जैसे थम सा गया था। कुछ पलों बाद आयना बमुश्किल अपनी पलकें झुकाती है और झुकी हुई पलकों को देखकर निक भी जल्दी से खुद को कंपोज किए इस चूल्हे में हाथ से हाथ हटाता है और उठ खड़ा होने लगता है। आयना अपना हाथ अपने दूसरे हाथ में कैद किए वहीं चूल्हे पर नजर झुकाए हुए बैठी हुई थी। निक एक नज़र आईना पर डाले हुए वो बिना कुछ कहे अपने कदम हवेली में अंदर की तरफ बढ़ाने लगता है। निक को जाता हुआ देखकर आईना अपना रुख दूसरी तरफ मोड़कर अपनी आंखें जोर से मीच लेती है। निक जैसे ही हवेली में दाखिल होता है, दरवाजे पर अमायमा को खड़ा देखकर इसके कदम रुकने लगते हैं। धड़कते हुए दिल में अजीब बेचैनी ने अपनी जगह बना ली थी, जिसके चेहरे पर संजीदगी के रूप में वाज़ेह हो रही थी, पर वो इसको मानने से इनकारी था। खैरियत है, कहीं पसंद तो नहीं आ गई? अमायमा निक की बेचैन कैफियत को देखते हुए पूछती है। आ गई हैं? अभी गई तो क्या आ भी गई तो क्या फ़र्क है पड़ता है? मेरे लिए लड़कियां ऐसी हैं जैसे कपड़े बदलना, और मैं दिन में 4 सूट बदलने का आदी हूँ। निक बिना पीछे देखे हुए अमायमा की आंखों में देखते हुए संजीदा लहजे में अटल अंदाज में कहता है और कहकर इसको
क्रॉस करते हुए वो हया के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। ध्यान रहे, आजकल टेंशन भीड़ है। इस हवेली में टेंशन में कपड़े बदलना भूल मत जाना। अमायमा कमर पर हाथ बांधे हुए निक को जाता हुआ देखते हुए कहती है, फिक्र मत करो, गंदगी नहीं बर्दाश्त होती मुझसे, साफ रहना पसंद है मुझे। निक मुड़कर अमायमा को देखते हुए कहता है और कहकर कह ही रहा था कि दरवाजे से बाहर खड़ी हुई आयना इसकी बातें सुनकर हैरानगी से इसकी तरफ देखने लग जाती है। निक आयना को देखते हुए वापस हया के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। आज आयना की जिंदगी में पहली बार हुआ था कि वो किसी की तल्ख बात पर जरा सा भी नहीं रोई थी। लबों पर कुफल लग चुका था, नजरों में इसके लहजे की तकलीफ दिखाई दे रही थी, पर वह अपनी नज़रें झुकाए हुए अपने आप को रोने से रोकने की कोशिशों में लग जाती है। निक को ज़्यादा देखकर अमायमा जैसे ही पलटती है, आयना को दरवाजे में खड़ा देखकर वो परेशानी से इसकी तरफ बढ़ने लगती है। आयना। अमायमा इसके सामने खड़ी होकर इसका नाम पुकारती है। सिकंदर इस आदमी के साथ बेहद खूबसूरत और शानदार सी बिल्डिंग के सामने पहुंच चुका था। बिल्डिंग के बाहर के मनाजर बेहद खूबसूरत और मकबूल थे, तो वो खुद अंदर से कैसी होती इस बात का अंदाज़ा लगाना ही बेहद मुश्किल था। He stay in the building, in the top floor of VIP session. आदमी सिकंदर के चेहरे की तरफ देखते हुए खिड़की से बाहर बिल्डिंग की सबसे ऊंची चोटी की तरफ इशारा करते हुए कहता है। सिकंदर गहरी सांस ले लिए अपनी सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से बाहर निकलता है और पूरी बिल्डिंग को इसके आसपास के मनाजर को देखने लगता है। What are you waiting for? सिकंदर झुककर अंदर बैठते हुए शख्स से कहता है। I'm coming. आदमी कहते ही सीट बेल्ट खोलकर बाहर आने लगता है। सिकंदर भी अपनी साइड से दूसरी तरफ आ खड़ा होता है और शीशे से बड़े बड़े खूबसूरत से दरवाजे से अंदर पूरी बिल्डिंग को गोल्डन की रोशनियों में चमकता हुआ देख रहा था। अंदर देखते हुए वो हाथ से आदमी को आगे बढ़ने का इशारा करता है और खुद अपने कोट के बटनों को खोलते हुए इसके पीछे पीछे चल पड़ता है। सिकंदर इस आदमी के साथ बिल्डिंग के सबसे ऊपर वीआईपी सेशन में बढ़ता है। लिफ्ट के फ्लोर पर पहुंचते ही दरवाजे के खुलते ही अंदर के गार्ड्स की पोच देखकर सिकंदर टेढ़ी स्माइल करते हुए लिफ्ट से बाहर निकलता है। गार्ड सिकंदर को देखकर बुत बने दरवाजे के सामने खड़े होकर इसका अंदर जाने का रास्ता रोक चुके थे। डू यू हैव अपॉइंटमेंट? डॉक्टर जो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था, सिकंदर है सीने पर हाथ रखकर इसके रास्ता रोकते हुए पूछता है। शुड आई नीड टू हैव अपॉइंटमेंट फर्स्ट? सिकंदर इसका हाथ सीने पर हटाकर अपनी शर्ट झाड़ते हुए कहता है। यस सर। कांट बीट एनीवन टू लाइक दैट। गार्ड दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए अपनी छाती चौड़ी किए सिकंदर को हुक्माना लहजे में कहता है। आह एटीट्यूड, आई हैव मोर देन यू एंड आई एम नॉट एनीवन। सिकंदर इसी के कोट से इसकी ही गन निकालकर गार्ड के मुंह में रखे हुए बिना वक्त गंवाए गोली चला देता है। गोली की आवाज़ पर इसकी तरफ उठती हुई निगाहें और कदम वो करीब आने देने से पहले ही सबके सीनों पर गोली मारकर अपना रास्ता अंदर जाने से पहले साफ कर चुका था। सिवाय इसके जो इसे यहाँ लाया था, हर कोई बेजान हुए से ज़मीन बोस हुए पड़े थे। ओपन द डोर। सिकंदर गन से इस आदमी को कहता है और कहकर गन ज़मीन पर फेंक कर अपनी आंखों से गॉगल हटाने की कोशिश कोट के अंदरूनी जेब में डालते हुए कोट के बटनों को बंद करता है। आदमी सिकंदर के लिए रूम के दोनों हाथों से दोनों दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलता देखकर सिकंदर ज़मीन को देखते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाता है। पागल हो गए हैं ये? वजदान जहांगीर की तरफ देखते हुए कहता है और कहकर अली की तरफ मतवज्जा होता है। इस ज़मीन के मालिक का एड्रेस निकालो। साला किसी को इज्जत रास ही नहीं है। गाड़ी वजदान का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है। वजदान गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है। दामाद? जहांगीर वजदान को गाड़ी में सवार होते देखकर इसे आवाज़ लगाता है। जहांगीर की आवाज़ पर ना चाहते हुए भी वजदान के हाथ और इसके कदम रुक जाते हैं। आ जाओ। जहांगीर इसे अपनी तरफ मतवज्जा किए अपनी गाड़ी में सवार होने का इशारा करता है। क्या? वजदान हैरान कुन नज़रों से देखते हुए पूछता है। हाँ, जब हम दोनों एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो क्यों ना हमारी ज़िंदगी का सफ़र एक साथ करें। जहांगीर वरदान को देखते हुए अपना चश्मा उतारते हुए कहता है। मुझे नहीं लगता कि दोनों दुश्मन को एक साथ सफ़र करना चाहिए। ऐसा करने में दोनों में एक को वक्त से पहले हलाक होना पड़ेगा। वरदान गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए जहांगीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं करूँगा मैं तुम्हें। जहांगीर जलाकर राख कर देने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहता है। आप मुझे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यकीनन आप अपनी बेटी को भरी जवानी में तन्हा मायूस नहीं देखना चाहेंगे। वजदान गाड़ी के बोनट पर हाथ रखते हुए कहता है। अगर तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा तो डर किस बात का है? आ जाओ। आगे बहुत लंबी जिंदगी है, बिना यकीन के तो नहीं चलेगी साथ में।
जहांगीर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए पुरसुकून लहजे में कहता है, एक बार कह दिया मैंने, साथ नहीं जाना, ज़बरदस्ती किस बात की है? वजदान जहांगीर की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, जब मैंने भी कह दिया ना, साथ चल, तो कौन सी मौत पड़ रही है? तुमको चल लो चुप करके साथ। जहांगीर भी वजदान की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए गुस्से में कहता है, आप इतनी ढीठ हड्डी हैं, तभी आपकी लाडली इतनी जिद्दी है। वजदान एक कदम और जहांगीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, कमीने मेरी बेटी को कुछ मत बोलना, वरना इसे इस दुख से बचाने के लिए दूसरे में मुब्तला करना पड़ेगा मुझे। जहांगीर भी वजदान की तरफ बढ़ते हुए कहता है, कौन सा दुख? वजदान हैरानगी से पूछता है, तुझ जैसे शख्स से शादी करने का दुख, यकीनन बहुत जल्द इसे पछतावा हो जाएगा अपने इस फैसले पर। जहांगीर हंसते हुए वजदान को गुस्सा दिलाते हुए कहता है, आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बीवी है। इसका ख्याल रखना और उसकी फिक्र करना मुझे अच्छे से आता है। वजदान अपने कोट को पीछे किए दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं रखूंगे तो तुम्हारा हश्र कर दूंगा। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? वजदान कमर से हाथ हटाकर गुस्सीले लहजे से पूछता है, जब एक बाप बेटी जब एक बाप बेटी दे सकता है तो धमकी भी दे सकता है। जहांगीर टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, अब चुप करके मेरे साथ इसी गाड़ी में चलो, वरना तुम्हारे घर में आज रात की एंट्री में एक कॉल पर बंद करवा दूंगा। जहांगीर की बात पर वरदान मुंह खोलकर इसकी तरफ हैरानगी से देखने लग जाता है। इस वक्त जिद करते हुए, यकीन माने मुझे अपनी रूठी हुई महबूबा लग रहे हैं ससुर जी। वरदान मुड़कर अली को देखते हुए कहता है, मेरा जेंडर बदलने की ज़रूरत नहीं है और इतना जोर लगाकर ससुर कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जहांगीर वजदान की पीठ देखते हुए कहता है, तुम गाड़ी लेकर घर जाओ, मैं फारिग होकर तुम्हें बुलवा लूंगा। वजदान अली को हुक्माना लहजे में कहता है, तुम भी वापस जाओ, ऑफिस ऑफिस जाओ, आज गाड़ी मेरा कमीना दामाद चलाएगा। जहांगीर की बात पर वजदान झटके से पलटकर इसकी तरफ देखने लग जाता है, क्या मैं ड्राइव करूंगा, वो भी आपके लिए? वजदान अपनी तरफ शहादत की उंगली से इशारा करते हुए हैरानगी से कहता है, जी आप करेंगे मेरे लिए? जहांगीर वरसान की तरफ शहादत की उंगली से इशारा करते हुए कहता है, बट वाई? वजदान दांत और हाथों की मुठियां भींचते हुए कहता है, बिकॉज आई एम योर ससुर। जहांगीर फोर लफ्ज में वजदान को खामोश कर चुका था। वजदान का गुस्सा सर चढ़ने लगा था। जहांगीर के साथ कुछ करना चाहता था कि पर हीर की वजह से वो अपने आप पर पाबंदी आयद किए हुए खड़ा था और जहांगीर को इसकी ये पाबंदी पसंद आ रही थी। चलें अब, जहांगीर फ्रंट सीट की तरफ बैठे हुए कहता है। वजदान के पास जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वो पैर पटकते हुए अली को वापस जाने का इशारा करते हुए दिल की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है। पर जाना कहाँ है? वजदान सीट बेल्ट लगाते हुए पूछता है, इस मनहूस खबीस इंसान के पास, जिसने या तेरे से दो शिकार किए हैं। जो ज़मीन मुझे चाहिए वो किसी और को देने के बारे में भी सोचा कैसे? जहांगीर खिड़की से बाहर इसके आदमियों को देखते हुए कहता है, इस बात पर इसका सीना मैं खुद छलनी करूंगा। वजदान कहते ही गाड़ी स्टार्ट करता है, पर चिल्लाते चिल्लाते रुक जाता है। इसका एड्रेस पता है आपको? मुझे नहीं पता। वजदान जहांगीर को देखते हुए कहता है, गुंडे बने फिरते हो और अपने दोस्त और दुश्मन का पता ही नहीं मालूम है तुम्हें। जहांगीर गंदा सा मुंह बनाते हुए कहता है, जी क्योंकि इस काम के लिए मेरे पास अली है। हर काम मॉन्स्टर खुद नहीं करता। मर्दाना एटीट्यूड से कहते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है। गाड़ी आहिस्ता चलाना, ज़्यादा स्पीड नहीं पसंद मुझे। जहांगीर खिड़की में बाजू रखे अपने हाथों की मुट्ठी बनाए इस पर अपना सर टिकाए हुए कहता है, अच्छा ज़्यादा स्पीड नहीं पसंद। मर्दान जहांगीर की बात दोहराता है और गाड़ी को स्टार्ट किए फुल स्पीड में खाली बंजर ज़मीन पर दौड़ाते हुए सड़क की तरफ गिर सड़क की तरफ गिर जाता है। कमीने आहिस्ता बोला है। जहांगीर अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है, हाँ तो हुक्म कैसे दे रहे हैं, दामाद हूँ नौकर नहीं। मर्दान कहते ही गाड़ी की स्पीड मजीद तेज करता है। आयना, इसकी बातों का बुरा मानना मत मानना, वो ऐसा नहीं है, बस कभी कभी चिड़चिड़ा होता है तो बोल देता है। अमायमा निक के कहे हुए अल्फाज की वजाहत पेश करते हुए कहती है, कोई बात नहीं। आयना अपनी सांसें रोके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए कहती है, मुझे काम करना है, मैं जाऊँ ऊपर? अमायमा आयना अमायमा के चेहरे की तरफ देखते हुए इससे इजाज़त लेती है। अमायमा को पता था इसे कोई काम नहीं है, वो बस इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती है। अमायमा हाँ में सर को हिलाते हुए आयना के सामने से हटकर इसे रास्ता देती है। आयना लंबे लंबे दाग भरते हुए ऊपर दूसरे फ्लोर पर अपने कमरे में जाते ही दरवाजे को बंद किए वॉशरूम में घुसकर अपने चेहरे को पानी से भिगोने लगती है। इससे इसकी कही हुई तल्ख बातें बुरी लग रही थी। वो इन पर इनको सुनकर इनको सुनना करना नहीं चाहती थी।
आईना रोते नहीं हैं, हर बात पर नहीं रोते हैं। आईना रोते हुए अपने आप को शीशे में देखते हुए खुद तो खुद चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब है इनका? मैं गंदी हूँ? आईना अपने आप को शीशे में देखते हुए निक की हर बात दोहराती है। खुद होंगे गंदे चूड़ा मसल्ली। आइंदा दोबारा चेहरा पानी से साफ किए हुए एक नज़र खुद को शीशे में देखते हुए मुस्कुराते हुए वॉशरूम से बाहर निकल जाती है और बेड के साइड टेबल पर वो अपना फ़ोन उठाए वापस कमरे से बाहर निकलती है। अपने फ़ोन पर वो खाने की मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है और सीधा किचन में जाती है। हया सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? निक हया को सोफ़े पर बैठा काम करता देख इसके सिरहाने खड़े होकर पूछता है, मुझे फ़ोन करने की ज़हमत क्यों की थी? जो करना था वो कर लेते, बाकी सब की तरह तुम भी। हाँ, लैपटॉप पर काम करते हुए तल्ख़ लहजे में कहती है, मुझे किसी का नहीं पता, मैं सिर्फ़ खुद को और आपको सबसे बेहतर जानता हूँ। निक हया के सामने टेबल पर बैठे हुए इसका लैपटॉप बंद करते हुए कहता है, हया हुआ है, जो हो रहा है, इसमें किसी की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। हीर ने वजदान से शादी सिर्फ डेविल के लिए डायमंड माइन के कागजात हासिल करने के लिए की थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि इसका झूठ वजदान पर गहरा असर कर देगा। वजदान इससे बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। इसकी मोहब्बत ने हीर को इसको बनाया है, निखाया है। हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए नजरें झुकाकर इसके हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या इसे मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी? पूछना तो दूर की बात, इसने मुझे एक लफ्ज़ नहीं बताया, जबकि डेविल को सब पता था। हया नाराज़ लहजे में कहती है, शायद वो अब भी इस रिश्ते को लेकर सीरियस ना हो, शायद इसे इसका अख्ताम करीब नज़र आता हो। वो बहुत बहुत सी वजह हो सकती है आपको ना बताने की। निक नज़रें उठाकर हया के परेशान चेहरे को देखते हुए कहता है, जब आप लोगों ने इसे खुद मुख्तार बनाया तो इसके फैसलों पर यकीन भी रखें। कभी कोई गलत फैसला नहीं करेगी अपनी ज़िंदगी का। निक गहरी सांस लेकर इसकी परेशानी को कम करने की कोशिश करता है। बात इसके फैसलों की काबिलियत की नहीं है, बात सही और गलत की है। हया निक के हाथों से अपना हाथ छुड़वाते हुए खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मुझे इतने सालों बाद मेरा बेटा वापस मिला भी तो कैसे? वजदान ईमान के दोस्त की हैसियत से। और दूसरी तरफ मेरी बेटी इस आदमी की बीवी बन चुकी है, एक गलत इंसान का इंतखाब कर चुकी है वो अपने लिए। इस बात पर मैं क्या रद्द-ए-अमल दिखाऊं? हया खिड़की से पलटकर ना कि निक की तरफ देखते हुए कहती है, इस दुनिया में इस हवेली में कौन सही है? हया, जो वो गलत है तो कोई बड़ी बात नहीं है। निक हया की तरफ बढ़ने लगता है, इसके चेहरे को देखते हुए सवाल करता है, हम में से कोई भी आम इंसान नहीं है, कोई फरिश्ता सिर्फ नहीं है। निक कहते कहते दो पल के लिए ठहर जाता है। इसकी आंखों के सामने अचानक से खुद ब खुद आयना का चेहरा आ जाता है। जानती हो, कोई फरिश्ता सिर्फ नहीं है यहाँ, लेकिन एक क्रिमिनल, और वो भी वजदान जैसा। हया हैरानगी से कहती है, डेविल की बात भूल गई हया, कोई भी शख्स खुद से बुरा नहीं होता, इसे बुरा और बुरे से बदतर बनाने के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होती है। निक हया के सामने खड़ा होकर इसके कंधों पर हाथ रखकर झुककर इसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मिसेस डेविल, ही किसी आम आदमी की बेटी नहीं है, जैसे कोई भी तकलीफ देगा और वो बर्दाश्त कर लेगी। इसके पीछे इसके तीन बहादुर इसके सहारे इसकी ताकत खड़े हैं, और हमारे होते हुए वजदान ईमान की कैद में फंस गई। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, इसका मतलब साफ है, सामने वाले का इरादा हमसे ज़्यादा मजबूत है। निखाया के कंधे से हाथ हटाते हुए कहता है, हम सबसे बढ़कर इसकी ताकत आप है, और ख़ुद को डेविल के ऊपर, डेविल की और पुलिस वाली गुंडी ही बेटी सिर्फ कहती ही नहीं है, मानती भी है। इसे वक्त दें और सब ठीक कर लेंगी, बिना आपको परेशान किए। निक मुस्कुराते हुए कहता है, इसकी बातों पर हया को यकीन होने लगा था। इसका कहा हर लफ्ज़ इसे सही लग रहा था। उम्मीद करती हूँ जैसा तुम कह रहे हो वैसा हो। अगर मेरी बेटी को इसने तकलीफ दी तो इसे डेविल भी नहीं बचा पाएगा मुझसे, और वो खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। हया खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए गुस्सैले लहजे में धमकाना अंदाज में कहती है, आपको फिर जो सही लगे वो करना, लेकिन अभी तो अपना मूड फ्रेश कर लें। आप उदास हैं तो आप उदास हैं। निक हया के बाजू पकड़े मुस्कुराते हुए प्यार से कहती है, सब हैं कहाँ? आपके लाड साहब और अपने शौहर अपने काम पर हैं, आप ही यूं नीचे हैं। निक इसकी बाजुओं के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बांधे हुए मुस्कुराते हुए कहता है, और आईना वो कहाँ है? हया गर्दन मोड़कर देखते हुए पूछती है, वो भी नीचे ही होगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझसे मत पूछा करें इसके बारे में, किसी भी लड़की के बारे में। निक हया के बाजुओं आज़ाद करते हुए बेजारी वाले अंदाज में कहता है, खैरियत है? जो लड़कियां सुबह शाम लड़कियों के दरमियान
घर रहना पसंद करता है, जिसे पर लड़कियों को जिस पर वक़्त लड़कियों की बातें हर वक़्त लड़कियों की बातें करना पसंद है, वो आज इन सब की बातें करने से इनकार ही हो रहा है। हया निक के चेहरे को देखते हुए अपने हाथ कमर पर बांधे तजस्सुस से पूछती है। हया की बातों पर वो एक बार फिर से सोच में डूब गया था। वो जिस लम्हे को अपनी यादों में कैद नहीं रखना चाहता था, वो बार-बार उसकी आँखों के सामने आ रहा था। वो खामोश हो गया था, बल्कि कि इसके तसव्वुर करते हुए चुप गई थी। आईना आँखों में शर्म थी या फिर बेज़ारी, जैसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। निक अपनी आँखें बंद किए खोलता है और हया की मुस्कुराती हुई आँखों में देखता है। ऐसा नहीं है हया, लड़कियों में घेरे रहने का मतलब ये नहीं होता कि हर लड़की को इसकी नज़रों से देखा जाए। इस नज़रों से देखा जाए, हर लड़के का टेस्ट टेस्ट और स्टैंडर्ड होता है। हर कोई पसंद नहीं आ जाता मुझे। आईना नहीं पसंद, इसे देखने का दिल नहीं करता है। बात करना तो दूर-दूर की बात है। निक अपने एटीट्यूड अंदाज में कहता है और कहकर वो कमरे से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। ध्यान रखना, फिर तुम कभी सामने वाले को हद से ज़्यादा इग्नोर करना भी इसे हद से ज़्यादा करीब आने का इशारा होता है। हया निक की पीठ की तरफ देखते हुए कहती है, जिस पर निक के बढ़ते कदम इसके लिए थमते ज़रूर हैं। वो जल्दी से ही खुद को कंपोज किए बाहर की जाने बढ़ने लगता है। सिकंदर रूम में दाखिल हुए इधर-उधर देखने के बजाय जिस जगह वो कदम बढ़ा रहा था, इसी तरफ देखे जा रहा था। बाहर गार्ड्स की लाइन थी, लेकिन अंदर ना बंदा था, ना बंदे की ज़ात। हैरानकुन नज़रों से वो वीआईपी सेशन की खूबसूरती को देखते हुए इस आदमियों को तलाश कर रहा था। सिकंदर अपने पीछे खड़े हुए आदमी को देखने के लिए पलटता ही है। एक गर्जदार भारी भरकम आवाज़ इसके कानों से टकराती है। वेलकम वेलकम डेविल सन्स। आवाज़ पर सिकंदर फौरन से पलटकर अपने पीछे देखने लगता है, जहाँ वीआईपी रूम की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट में मलबूस आदमी सिकंदर को देखते हुए अपना हाथ पैंट की जेब में डालता है और सिकंदर को देखते हुए वह चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता है। सिकंदर इस आदमी को उतरता देखकर खुद भी आगे की तरफ कदम बढ़ाता है। आप सिकंदर कुछ कदम आगे बढ़ता है और फिर रुक कर नजर भर सामने खड़े हुए वजूद को देखता है। ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट में मलबूस, जिसके कोट के बटन खुले हुए थे, लाइट ब्राउन कलर की चमकती हुई आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की सी ब्लैक कलर की ब्रेड बालों को जेल से मदद के सेट किया हुआ कसरती जिस्म, चौड़ी बॉडी, सफेद रंगत मुस्कुराए तो चेहरे पर गाल पर एक तरफ हल्का सा डिम्पल नुमाया हो जाए। वह इनके दाढ़ी के बालों से हल्का सा झ झलक रहा हूँ। पहचान लिया मुझे? सेसिन अरूबी सिकंदर के सामने खड़ा होकर पैंट की जेब में हाथ डालते हुए कहता है, आपको कैसे भूल सकता हूँ, मेरी जिंदगी लौटाने वाले आप वो वाहिद शख्स जो है। सिकंदर मुस्कुराते हुए आदमी के गले लगते हुए कहता है, बहुत बड़े हो गए हैं। ससेन सिकंदर की पीठ पर हाथ मारते हुए, इसे सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, आप यहाँ थे, मैंने कितना ढूंढा था अंकल आपको। सिकंदर इनके चेहरे को देखते हुए हंसते हुए कहता है, इसके इतने सालों का इंतजार, इसकी तलाश जो खत्म हो गई थी, अपनी जिंदगी के मसीहा को जो देख लिया, इसने दोबारा वजदान कैसा है? ससेन सिकंदर से पूछता है और इसे सोफे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, वो इनकी शादी हो गई है। सिकंदर सोफे पर बैठते हुए जवाब देता है, हाँ सुना था मैंने भी इसकी शादी का सोचा था। सिकंदर पर इसको अपने सामने से देखूंगा, पर जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। वाकई में इसकी जिंदगी को तो कुछ और ही मंजूर था, जिस इंसान से वो पूरी जिंदगी नफरत करता रहा, इसी की बेटी से हर हद पार मोहब्बत कर बैठा। वरदान सोफे पर चौड़ा होकर बैठते हुए कहता है, किससे? सुसैन हैरानगी से पूछता है, मेरी बहन से। सिकंदर मुख्तसर सा जवाब देता है, तुम्हारी बहन से? पर इसने तो किसी हीर हैदर से शादी की थी अमेरिका में। सुसैन सुसैन हैरानगी से सिकंदर को देखते हुए पूछता है, वो हीर हैदर नहीं, हीर आलिम, जहांगीर आलम और सिकंदर आलम की बेटी और बहन। सिकंदर चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट सजाए हुए कहता है, तो इसने तुम्हारी बहन से जबरदस्ती शादी की थी? सुसैन पूछता है, पहले इसने की थी, फिर मेरी बहन ने इससे ज़बरदस्ती शादी की थी, इसे किडनैप करके। सिकंदर कहते ही हंस पड़ता है, तुम्हारी बहन तो काफ़ी बहादुर है, जो वजदान जैसे मॉन्स्टर को किडनैप करके इससे शादी कर ली इसने। हुसैन हैरानगी जाहिर करते हुए कहता है, बहादुर तो है वो बहुत, तभी तो वजदान ईमान का जुनून है, इसका इश्क है। सिकंदर टांग पर टांग रखे हुए दोनों टांगों के दरमियान अपना हाथ रखकर चौड़ा हुए हुसैन की आंखों में देखते हुए कहता है, सही, तो वो ऐसा काम कर रहा है, काम सही चक रहा है इसका।
काम से ही चल चल रहा है इसका। ससैन को वजदान के बारे में जानने का तजस्सुस हो रहा था। जी वो यही है, इटली में शिफ्ट हो गया है। सिकंदर टांग से टांग हटाते हुए कहता है, इटली में? इसे तो इटली से नफरत थी। ससैन की हैरानगी खत्म होने के बजाय सिकंदर की हर बात पर बढ़ती जा रही थी। पहले इसके पास इटली से नफरत करने की वजह थी, अब इसके पास इटली से मोहब्बत करने की वजह है। और आप तो जानते हैं वजदान ईमान मोहब्बत में सर कटवाने से लेकर काटने से भी हिचकिचाता नहीं है। सिकंदर सोफे पर थोड़ा आगे खिसक कर अपने लिए सोफे के सामने पड़े हुए टेबल से पानी का ग्लास उठाते हुए कहता है, आप बताएं आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? शादी वादी की या नहीं? सिकंदर पानी का ग्लास लबों से लगाते हुए पूछता है, शादी? शादियाँ इनकी होती है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं अपने आप को बदलना चाहते हैं, नए रिश्तों में जोड़ना चाहते हैं। सुसैन सोफे से पुश टिकाए हुए खिड़की से बाहर खुले नीले आसमान की तरफ देखते आहें भरते हुए कहता है, मैं जिस लम्हे में कैद हूँ वो काफ़ी है मेरे लिए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ससैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये भी बेहतर है। अगर वो लम्हे सुकून देते हैं तो इनसे निकलकर आप अपने आप को मुसीबत में मुब्तला नहीं करना चाहिए। सिकंदर पानी का ग्लास वापस टेबल पर रखते हुए कहता है, चलें अब आप काम की बात भी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने खून तक बहा दिए हैं। अब वो भी कर लिया जाए। सिकंदर दरवाजे से बाहर आदमियों की लाशों का ढेर देखते हुए कहता है, हाँ ज़रूर। सुसैन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे वो पहाड़ी इलाके वाली जगह चाहिए जहाँ इस वक्त लोग रहते हैं। हाँ मैंने सुना तुम्हें वो जगह हॉस्पिटल बनाने के लिए चाहिए। सुसैन मुस्कुराते टेबल पर पड़ा हुआ आईपैड उठाकर ऑन करते हुए कहता है, पहले हॉस्पिटल के लिए चाहिए थी पर अब वहाँ मौजूद लोगों के लिए चाहिए। सिकंदर सोफे से पुश टिकाए हुए कहता है, क्या मतलब? आईपैड पर चलते हुए सुसैन के हाथ रुक जाते हैं। मैं इन लोगों के लिए वहाँ रिहाइशगाह बनाना चाहता हूँ और इन सबको वो दे देना चाहता हूँ। सिकंदर ससैन के चेहरे पर आते जाते रंग देखते हुए कहता है, मतलब तुम डॉक्टर होने के साथ साथ मसीहा का काम भी शुरू करना चाहते हो? ससैन आईपैड पर नजरें जमाए हुए कहता है, मैं बस शनाख्त हर जगह मैं बस अपनी शनाख्त हर जगह कायम रखना चाहता हूँ। बाप है ना, नाम नाम से पहचान तो सबकी होती है। मैं इनकी पहचान अपने नाम से मशहूर करवाना चाहता हूँ। सिकंदर भी खिड़की से बाहर खुले आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मतलब तुम ऐसे डॉक्टर बनना चाहते हो जो लोगों की जिंदगी देने के साथ साथ इनकी एक गलती पर इन्हें मौत के घाट उतारना चाहता है। सुसैन सिकंदर को देखते हुए कहता है, मैं पहले ही ऐसा हूँ अंकल, मुझसे झूठ धोखा फरेब बर्दाश्त नहीं होता। जो जैसा मेरे साथ करेगा वैसा भरेगा भी। सिकंदर सोफे से उठकर खिड़की की तरफ बढ़ता है और दोनों हाथ खिड़की में रखे वो आसमान में उड़ते हुए परिंदों को देखते हुए कहता है, देवल के बेटे हो, इसी तरह इसकी परछाई लग रहे हो पीछे से। ससैन सिकंदर को पीछे से देखते हुए कहता है, वही कद वही काठी, हर चीज जहांगीर आलम जैसी। बाप बेटा से जितना मर्जी दूर हो जाए, इसके नाम से नफरत करने लग जाए, पर वो कभी इससे दूर नहीं हो सकता। मैंने भी सोचा था कि जहांगीर आलम का नाम हमेशा अपने नाम के साथ जोड़े रखूंगा, खुद को इस बात का यकीन दिलाने के लिए इस मैं इस बेरहम आदमी का बेटा हूँ जो अपनी सगी औलाद को आग में जलने के लिए छोड़कर जा चुका था। सिकंदर उतरती हुई नजरों से आसमान से नजरें हटाकर जमीन की तरफ देखते हुए कहता है, पर मैंने जो सोचा जो चाहा शायद वो किस्मत को मंजूर नहीं, मैंने अपना आप बदला आपकी मदद से। सिकंदर कहते ही पीछे पलटकर ससैन को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहता है, आपकी वजह से मैं इस रात बच गया था। आपने मुझे बचाकर मुझ पर एहसान किया था जिसका कर्ज मैं कभी अदा नहीं कर पाऊंगा। सिकंदर वापस सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वो तो तुम अदा कर रहे हो। वजदान का दोस्त बनकर तुमने मेरी बात की लाज रखी, इसका साथ कभी नहीं छोड़ा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ससैन नजर झुकाकर इसका शुक्रिया अदा करता है। इस बात पर मैं तुम्हें वो जमीन तोहफे में देता हूँ। ससैन सिकंदर को देखते हुए कहता है, नहीं वो मुझे तोहफे में नहीं चाहिए, बल्कि कुछ और चाहिए। हक मैं खरीद सकता हूँ हक मैं खरीद सकता हूँ, मैं इसे खरीदूंगा। ज़ाती खुशियों में मैं किसी को हिस्सेदार नहीं बनाता हूँ। सिकंदर कहते हुए थोड़ा थोड़ा ठहरता है ताकि ससैन को इस बात का बुरा ना लग जाए। बहुत अच्छी खूबी है ये तुम्हारी, वाकई में अपनी जीत में और अपनी खुशियों में जितने कम लोगों को हिस्सेदार बनाओगे इतना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। लोग खुश होने के बजाय हसद पहले कर लेते हैं। ससैन आईपैड पर रखते हुए कहता है टेबल पर रखते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसके लिए अब आप मेरे घर आएंगे। मैं आपके लिए पहले तो कुछ नहीं कर पाया, शुक्रिया के तौर पर अब अपनी हवेली में आपको दावत देना चाहता हूँ। मेरी अम्मी से मिलें और डेविल से भी, इन्हें अपनी हार का पता तो चले कि क्या खोया है और क्या पाया है इन्होंने। सिकंदर नजर झुकाए अपने जूतों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी हवेली? ससैन इसकी बात दोहराता है, तो फिर
ये डील हम दोनों कल रात के खाने पर करेंगे, तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ इनके सामने। ससैन खड़े होते कहता है, बेहतरीन रहेगा ये। सिकंदर भी इसके सामने खड़ा होते हुए कहता है, तो कल आप डेविल की हवेली में आएंगे? सिकंदर ससैन की आंखों में देखते हुए पूछता है, जरूर आऊंगा। ससैन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जिस पर सिकंदर भी जवाबन हंस पड़ता है और हाथ मिलाकर वापस से कमरे से बाहर आदमियों की लाशों से होते हुए दोबारा लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। डेविल की बेटी वजदान की मोहब्बत। ससैन खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहता है, दिन से रात हो गई थी। जहांगीर और वजदान को गाड़ी में घूमते हुए जहांगीर पुरसुकून सा बैठा हुआ था और वजदान का गुस्से में दिमाग खराब हुआ पड़ा था। बस बस बहुत हो गया। वजदान गाड़ी सड़क के किनारे रोकते हुए कहता है और कहकर गुस्से में गाड़ी से बाहर निकल जाता है, आपने कहा हम जमीन वाले के पास जा रहे हैं, पर आपने मुझे आप राइट ड्राइवर ड्राइवर अपना राइट ड्राइवर ही समझ लिया है। घुमाए जा रहे हैं आप मुझे। वजदान अपना कोट उतारकर गाड़ी के बोनट पर फेंकते हुए कहता है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? जहांगीर भी गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहता है, आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया है और मैं गुस्सा भी ना करूं। वजदान गुस्सीले लहजे में कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा सब्र टेस्ट कर रहा था दामाद। क्या? वजदान हैरान कुन नजरों से देखते हुए कहता है, हाँ चेक कर रहा था तुम्हें कितना सब्र है, मेरी बर्दाश्त को पूरी जिंदगी बर्दाश्त भी कर पाओगे या नहीं। जहांगीर गाड़ी से टेक लगाते हुए कहता है, हैं? वजदान अभी भी हैरान कुन नजरों से देखते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मेरी बेटी है, इसको बर्दाश्त करने की बेहद सब्र की जरूरत है। जहांगीर वजदान को देखते हुए गहरी सांस लेते हुए कहता है, कर लिया मेरा पेशेंस चेक, अब मैं जा रहा हूँ, अपने ड्राइवर को बुला ले। वजदान कहते हुए गाड़ी के कोट बोनट से कोट उठाए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। किधर? जहांगीर कमर पर हाथ रखकर इसे जाता देखकर पूछता है, घर में मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। वजदान दांत भींचते हुए कहता है, फिक्र मत करो, वो नहीं कर रही होगी, जो करने आए हैं वो करके जाते हैं। जहांगीर गाड़ी के दरवाजा खोलते हुए कहता है, मैं क्यों आपके साथ काम करूं? वजदान इसे गाड़ी में सवार होता देखते हुए तल्ख लहजे में कहता है, बिकॉज आई एम योर ससुर, योर यू यूजलेस डैम। जहांगीर वजदान को देखते हुए कहता है। जहांगीर की बात पर वजदान अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेता है। वाह ससुर जी, ससुर हैं तो कुछ भी करवाएंगे। वजदान जहांगीर को गाड़ी में सवार होते हुए देखते हुए कहता है, जी हाँ, बाप को तो खुश रखोगे तो बीवी भी खुश रहेगी, नालायक समझते ही नहीं हो तुम। जहांगीर गाड़ी में बैठते हुए बाहर खड़े वजदान को देखते हुए कहता है, समझने की जरूरत आपको है ससुर जी। रात हो गई है, मैं अपनी रात ससुर के साथ नहीं बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ, तभी तो हमारे अंडरस्टैंडिंग बनेगी। वजदान गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर झांककर जहांगीर को देखते हुए कहता है, पहले बाप के साथ तो अंडरस्टैंडिंग बना लो, फिर इसकी भी बन जाएगी। जहांगीर वजदान को देखते हुए बोला, तो क्या आपके साथ भी रोमांस करूं, फिर होगी आपसे अंडरस्टैंडिंग। वजदान गाड़ी में बैठते हुए जलकर कहता है, नहीं नहीं मेरी जान, मेरे साथ रोमांस करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बुक्ड हूँ। जहांगीर दांत भींचते हुए कहता है, तो फिर मेरी बुकिंग क्यों खराब कर रहे हैं?" वजदान गुस्सीले लहजे में बेजारी से कहता है, बिकॉज आई लव योर डैम Damn it, I want to see you everything single second in front of my eyes। जहांगीर वजदान को गुस्से से देखकर हंसते हुए कहता है, अल्लाह माफ करे, पता नहीं किस जन्म का बदला आपको मेरे ससुर बनाकर ले रहे हैं। वजदान कोट पिछली सीट पर फेंककर सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है, बेटा जी ये इसी जन्म का बदला चल रहा है, जो करतूत इस जन्म में कर लिए हैं ना तुमने, तुम्हें दोबारा जन्म मिलने से रहा। जहांगीर वजदान की बाजुओं पर हाथ रखकर कहते हैं, वेरी फनी। जहांगीर चिढ़ते हुए कहता है, कहाँ जाना है? वजदान पूछता है, और कहाँ रात हो गई है, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होंगे, घर चलो, हर वक्त की आवारागर्दी करते रहते हो। जहांगीर वजदान को देखते हुए गुस्से में कहता है, अस्तगफिरुल्लाह। वजदान कहते ही गाड़ी को फिर से फुल स्पीड में चला लेता है। वजदान गाड़ी आहिस्ता चलाओ। जहांगीर वजदान के बाजू पर हाथ मारते हुए कहता है, क्यों ससुर जी घर नहीं पहुंचना? बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं ना आपके। वजदान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए कहता है, कमीने दामाद, आहिस्ता कर लो, घर जाना है, ऊपर नहीं, अभी से। जहांगीर सीट बेल्ट को मुट्ठी में जकड़े हुए कहता है, अभी से कहाँ ससुर जी, वहां जाने में वक्त है अभी। वजदान और गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहता है, हीर अजरा और अडोनन से बातें करके इन्हें हॉल में छोड़कर खुद अकेले पूरे घर का मुआयना करने में लगी हुई थी। कहाँ रह गए हैं वजदान? भूल गए हैं कि क्या घर में आपकी एक बीवी भी है? बदतमीज शौहर अकेला छोड़कर चले गए मुझे। हीर अपने आप से बातें करते हुए घर से बाहर निकलकर घर के आसपास की जगह घूमने लगती है, पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चांद की हल्की हल्की सी रोशनी जैसे अपने सामने चंद कदमों की जगह दिखा रही थी, वो भी
दिखाकर बादलों के पीछे छुप जाता है। हीर वरदान के ख्यालों में गुम जमीन की तरफ देखते हुए आगे की जानिब बढ़ती जा रही थी, जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। खामोशी थी, हल्की सी रोशनी थी, पर वो चुप रही थी। आसमान पर पहले सफेद बादल छा गए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सफेद बादलों की जगह काले बादल के आ रहे थे, जो हर तरफ गहरा अंधेरा कर रहे थे। इतनी देर हो गई है, आप कहाँ रह गए हैं? ये कहते ही पलट कर अपने पीछे देखती है, जहाँ एक सफेद इमारत दिखाई दे रही थी, वो भी बहुत दूर से। ये घर को देखते हुए अपने चारों तरफ देखती है। मैं कहाँ आ गई थी? मैं कब घर से इतनी दूर आ गई? हीर अपने इर्द-गिर्द गहरे घने जंगलात को देखते हुए कहती है, जो रात के पहर अजब डरावना मंजर पेश कर रहे थे। कितना खौफज़दा है। हीर जंगलात को देखते हुए अपने हाथों की मुठ्ठियाँ डर के मारे भींच लेती है। हीर निकल जा वापस, डर के मारे ही मैं मर जाएगी तो। हीर अपने आप से कहती है तो वापस की तरफ कदम बढ़ाती है। वो जैसे ही मुड़ती है, इसकी नज़र दरख्त के नीचे मौजूद एक लंबे चौड़े वजूद पर पड़ती है। इसकी काली स्याह आंखें साथ साथ रात के अंधेरे में चमक रही होती है। हीर की नजर मुड़ते हुए जैसे ही इससे टकराती है, वो इसी पल में थम जाती है। हीर कुछ नहीं है, जो भी है मुझे क्या, चल वापस चल। हीर अपने आप को मुड़कर दोबारा ना देखने की हिम्मत देते हुए कहती है, अगर इसे मदद की जरूरत हुई, मुड़कर देखने में कुछ जाएगा तो नहीं। हीर धड़कते हुए दिल से अपनी आंखें आंखें में मीच कर खोलते हुए कहती है, अल्लाह का नाम है और मुड़ जा। हीर अपने आप को हिम्मत देते हुए कहती है और पलटकर दोबारा दरख्त के साए में खड़े हुए वजूद की तरफ देखती है, जो आदमी का अक्स पेश कर रही थी। ये आदमी है। हीर इसकी तरफ छोटे छोटे कदम उठाए बढ़ रही थी कि बिजली इतनी जोर से गरजती है कि हीर के पूरे वजूद डर डरा कर रख देती है। हीर का दिल फटने वाला हो गया था डर के मारे, लेकिन वो अपने डर पर काबू पाते हुए इस शख्स की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। फ्रेटलो भाई, हीर बुलंद आवाज में हाथ लहराते हुए इसे पुकारती है। फ्रेटलो, ये बहरा है, सुन नहीं रहा है क्या? हीर इसको अभी भी अपनी जगह पर खड़े हुए देखते हुए कहती है, जिंदा है या मरा हुआ है? हीर तजस्सुस व हैरानगी से कहती है, पास जाकर देखूं। वो अपने इर्द गिर्द और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है और कहकर गहरी सांस लेते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगती है। मदद करनी चाहिए इंसान को, जितनी गुनाहगार हो शायद माफी ही मिल जाए इससे। हीर कहते हुए आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही थी। आसमान पर बिजली चमकने लग गई। फुहार शुरू हो चुकी थी। हीर अपने सामने देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो एक तरफ पलटकर जैसे अपने पीछे देखने लगती है कि जानवर की आवाज पर इसका दिल डरते हुए तेजी से धड़कने लग जाता है। इसने अभी पीछे गर्दन मोड़ी ही थी कि जंगल में दरख्त के पीछे मौजूद दो पैरों से चार पर होते हुए हीर को देखते हुए दौड़ते हुए इसकी तरफ आ रहा था। मामा। हीर इसे अपनी तरफ आता देखकर डरते हुए लड़खड़ाते हुए वो वापस घर की तरफ भागने लगती है। हीर की स्पीड से दुगनी स्पीड से वो भाग रहा था। फुवार भी अब बारिश में तब्दील हो चुकी थी, वो भी अच्छी खासी तेज। अम्मी, बाबा, हीर दौड़ते हुए कहती है और कहकर एक नजर पलटकर पीछे देखती है तो जानवर इसके बिल्कुल नजदीक आ चुका था। हीर डरते हुए रोते हुए आगे बढ़ रही थी कि वो किसी के वजूद से टकराती है और जोर से इसके साथ लिपट जाती है। हीर इसके गले से लिपटती है और मजबूती से अपनी बाहों में जकड़े हुए वो डर के मारे गहरी गहरी सांसें लेते हुए रो रही थी। अपने पीछे से जानवर की खौफनाक आवाज और इसके कदमों की आहट ना सुनते हुए हीर डरते हुए इसके वजूद से दूर होती है, इस डर से कि भी वो भी कहीं वही जानवर ना हो। इस इसकी इससे दूर होते हुए हीर सीधा जमीन पर जा गिरती है और अपने हाथों के बल वो रोते हुए गिरी मिट्टी पर पीछे की तरफ खिसकने लगती है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सामने कौन खड़ा है कोई नहीं दिखाई दे रहा था। हीर डर के मारे पीछे की तरफ देखने की कोशिश करती है, पर सामने मौजूद वजूद से मजीद डर जाती है। हीर अपने आप को पहली बार बेबस महसूस करते हुए जोर जोर से फूट फूट कर रो देती है। हीर और इस जानवर के सामने खड़ा हुआ शख्स कोई नहीं, वजदान था, जो बारिश में भीगा हुआ बुत बने खड़े हीर के पीछे इसकी तरफ बढ़ते हुए जानवरों को जैसे मैं कुल्हाड़ी की मदद से एक ही निशाना में मार चुका था। कोल नजरों से वो अंधेरे में डूबे हुए जानवर को देख रहा था। इसकी नजर इससे नजर हटाकर वो जैसे ही हीर पर करता है, गुस्से, कोल्डनेस, हर चीज इसके चेहरे से गायब हुए। फिक्रमंदी और डर ने अपनी जगह बना ली थी। हीर मैं हूँ। वरदान जमीन पर घुटनों के बल मिट्टी में बैठे हुए हीर को अपने आप से जाहिर करवाता है। बारिश में पानी से हर चीज धुंधली हो रही थी। वजदान हीर के बिल्कुल करीब आया तो इसे देखकर हीर रोते हुए छोटे बच्चे की तरह वजदान से लिपट जाती है।
वरदान इसकी कमर के गिर्द बाजू का हिसार बांधे हुए इसे अपनी बाहों में कैद कर देता है। मत रो ऐसे मेरी जान, क्यों मुझे भी मारने वाले काम कर रही हो? वरदान इसके बालों में हाथ रखते हुए कहता है। वरदान का दिल मुट्ठियों में आ जाता है। हीर को रोता हुआ देखकर इसे अपने वक्त पर पहुंचने पर जहां इत्मीनान था, वहीं हीर को कुछ हो जाने का डर भी लग रहा था। वरदान हीर को अपनी बाहों में कैद किए हुए, इसे छोटे बच्चे की तरह अपनी पनाह में कैद किए हुए जमीन पर बैठा हुआ था। हीर। वजदान इसके गीले बालों पर हाथ रखते हुए इसे प्यार से पुकारता है। हीर इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है, बस वजदान से लिपटी हुई वो रोती रहती है। वजदान के दिल में दर्द पैदा होने लगा। हीर को इतना ज्यादा रोता देखकर वो इसे चुप करवाने की कोशिश करता। वो हर वो कर पर वो करवाए भी तो कैसे? इसे यहाँ लाने वाला वो खुद था। वो कुछ नहीं कहता था, बस इसका अपनी बाहों में कैद किए हीर को रोने देता था। इसकी आंख से निकला एक एक आंसू इसे तकलीफ दे रहा था, पर वो इसे कुछ कहे बगैर खुले आसमान के नीचे तेज बारिश और गरजती हुई बिजली के दरमियान वो इसे अपनी बाहों में लिपटे हुए इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। हीर, मैं हूँ बच्चे, और कोई नहीं। वरदान इसकी पीठ सहलाते हुए इसे चुप करवाने की कोशिश करता है। हीर वरदान के गले लगते ही फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाए हुए बस रोने में लगी हुई थी। वरदान हीर को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था और इसकी नजरें इस जानवर पर भी थी जैसे वो मर चुका था। वजदान इनके बारे में सुनकर अजरा और एडोनिस भी दौड़ते हुए बारिश में घर से बाहर निकल आते हैं। हीर और वजदान को जमीन पर बैठा देखकर दोनों फौरन से इसके पास आकर इनके सर पर छतरी से बारिश को रोकते हैं। हीर रोते हुए वजदान की गर्दन में मुंह छुपाए हुए कुछ ही पलों में बेहोश हो जाती है। हीर, गुड़िया। वजदान इसकी गर्दन पर हाथ रखकर इसे अपने से दूर करने की कोशिश करता है, पर इसका बेजान वजूद बेहोश चेहरा देखकर वो हीर को इसी पल अपनी बाहों में उठाए बारिश भीगते हुए अजरा और एडोनस को इस जानवर को दूर फेंकने का हुक्म देते हुए हीर को घर की तरफ लिए बढ़ता है। हीर का जिस्म ठंड में ठंडा होने लग गया था। वजदान घर में लाए सीधा अपने कमरे में ले जाता है। हीर का बेड पर लिटाते हुए वो जल्दी से कमरे की खिड़की दरवाजे बंद किए, कमरे में चिमनी जलाए वो जल्दी से दौड़कर ड्रेसिंग रूम में जाता है और इसके लिए कपड़े लिए वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है कि वो रुक जाता है और हाथों में कपड़े पकड़े हुए वो नीचे वापस जाता है और हाल में बैठे हुए अजरा, डोनस और अली को देखते हुए वरदान कपड़े अजरा को देता है। गो एंड चेंज हर क्लॉथ्स राइट नाउ। वरदान अजरा को कपड़े देते हुक्माना लहजे में कहता है। यस मॉन्स्टर। अजरा कपड़े पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए जाती है। कट ऑल द ट्रीज फ्रॉम देयर, आई वांट द that area clear. Not a single tree has to be there. वरदान एडोनस का हुक्माना लहजे में कहता है। मॉन्स्टर की बात पर एडोनस इसी पल उठकर घर से बाहर बारिश में इन्हीं गीले कपड़ों में मलबूस वो आदमियों को लेने के लिए चला जाता है। गार्ड्स का इंतजाम करो जो हर पल हीर के साथ इसकी सेफ्टी के लिए होंगे। जो आज हुआ वो आइंदा नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गार्ड्स मुझे सुबह होने से पहले घर के चारों तरफ में चाहिए। वजदान फूली हुई सांसों से अली को अटल लहजे में कहता है। इसकी बात पर अली भी दौड़ते हुए घर से बाहर निकल जाता है। सबके जाने के बाद वजदान भी ड्रेसिंग रूम में जाकर वो अपने गंदे कपड़े भी बदलने लगता है। शॉवर लिए वो अपने आप से मिट्टी साफ किए गीले बालों में हाथ फेरते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, जहां दरवाजे से बाहर असरा भी भीगे हुए कपड़ों में खड़ी थी। डिड यू चेंज हर क्लॉथ्स? वरदान अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। यस मॉन्स्टर, आई डिड, बट अजरा कहते कहते खामोश हो जाती है। बट व्हाट? वरदान हैरान को नजरों से पूछता है। शी इज वेरी वेरी कोल्ड, आई थिंक वी नीड टू कॉल द डॉक्टर। अजरा इसकी हालत का बताती है। शी इज स्कैर्ड, दैट्स व्हाई शी इज कोल्ड, शी विल बी फाइन if her situation if her situation is getting worse, well, call the doctor. वरदान दरवाजे को लॉक हाथों में पकड़ते हुए कहता है। यस मॉन्स्टर। अजरा सर झुकाए हामी भरती है। एंड यू ऑल्सो चेंज योर क्लॉथ्स, विल बी कफ एंड बी कॉट एंड कोल्ड। वरदान कमरे में दाखिल होते हुए कहता है। यस। अजरा हैरानगी से देखते हुए हाँ में सर हिलाती है। वरदान कहते ही कमरे में दाखिल हो जाता है। अजरा हॉल से अपना फ़ोन उठाए पहली मंजिल पर एंट्रेंस पर दरवाजे के सामने बाएं हाथ की जानिब से निकलती हुई गैलरी से होती हुई वो गेस्ट रूम में चली जाती है। वरदान कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को अंदर से बंद किए हीर के बेहोश चेहरे को देखते हुए वो उसकी तरफ बढ़ता है। वरदान साइड टेबल से ड्रॉर से फोल्डिंग हीटर ऑन करके हीर की तरफ मुंह किए हुए वो ऑन कर देता है और इसके पास बैठकर वो इसके हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए
इसके हाथ पर नजरें जमाए हुए काफी देर खामोश बैठा रहता है। पूरे कमरे में, पूरे घर में खामोशी का माहौल था। सिर्फ बाहर से आने वाली बिजली और तेज गरजदार बारिश की आवाजें सुनाई दे रही थी। वजदान, हीर आंखें खोलते हुए इसका नाम पुकारती है। हीर की आवाज पर वो जल्दी से इसकी तरफ देखने लग जाता है। हीर उठते ही उठकर बैठ जाती है और अपने इर्द गिर्द देखने लग जाती है। वजदान इसको डरता देखकर हीर के पास जाता है और इसे अपने गले से लगाए हुए वो बिना कुछ बोले इसे संभालने लगता है। वो जानवर, हीर लड़खड़ाते हुए लहजे में पूछती है। वो मर गया? हीर वजदान वजदान हीर के गीले बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। आपने मारा है इसे? हीर के हाथ पैर, इसका जिस्म सब बर्फ की तरह ठंडे होने लग गए थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फरदान हीर के गर्दन में अपना मुंह छुपाए हुए कहता है। हीर इसकी बात पर आंखें बंद किए मजीद इसमें सिमटने लगती है। तुम्हें डर लगता है जानवरों से? मजदान हीर का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार मोहब्बत से चूर लहजे में पूछता है। हीर जवाब नहीं देती, बस अपना सर झुकाए दो। वो दोबारा रोने लग जाती है। मुझे बताओ देती है कि तुम्हें जानवर से डर लगता है ना? मैं कभी तुम्हारे पास आता ना कभी किसी जानवर को आने देता। वरदान गहरी सांस लेते हुए इसके झुके हुए चेहरे को देखते हुए कहता है और इसके चेहरे से अपने हाथ दूर करता है। आप जानवर तो नहीं हैं? वजदान इसकी बात पर हीर को फौरन से सर उठाकर कहती है। मैं हूँ गुड़िया, मैं हूँ। वजदान इसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए कहता है। वजदान इसके चेहरे आंसुओं से साफ करते हुए कहता है। आप नहीं है? हीर वजदान के गले से लगते हुए रोते हुए कहती है। वजदान की आंखों में नमी छाने लगी थी जो किसी को खो देने के डर से आ रही थी। माफ करना हीर, मुझे तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। वजदान इसे खुद से दूर करते हुए कहता है। इसे क्यों कह रहे हैं? हीर इसकी आंखों में नमी देखते हुए हैरानगी से कहती है। जो आज हुआ इसमें आपकी गलती तो नहीं है, फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? वो मैं अपनी वजह से वहां गई थी, ना मैं जाती ना कुछ होता। हीर वजदान के चेहरे पर से हाथ हटाते हुए कहती है। पर वजदान के पास अल्फाज खत्म हो चुके थे। वो बोल नहीं पा रहा था। दिल में डर बैठ गया था। इसके परवर कुछ नहीं। आपने कुछ गलत नहीं किया है। अपने आप को बुरा मत बोले। हीर इसके हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए कहती है। वजदान अपने हाथों से इसका हाथ हटाकर उठ खड़ा होता है। तुम सो जाओ, मुझे काम करना है। वजदान कहकर पलटता है कि हीर इसकी शर्ट का कोना पकड़कर इसे रोक देती है। वजदान, हीर जिद्दी लहजे में कहती है। वजदान गहरी सांस लेते हुए पलटता है और पलटते ही वो बेड पर घुटना रखकर हीर के लबों पर झुक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता से इसे तकिए पर लिटाते हुए वो हीर का वजूद अपनी कैद में ले लेता है। वजदान के लम्स हीर के शर्ट को मुट्ठी में पकड़े हुए अपनी आंखों को जोर से बंद कर देती है। वजदान हीर के लबों पर झुककर अपने गुस्से की शिद्दत को मिटाने लगता है। वो इसको सांस लेने रुक के मोहलत नहीं देता। हीर की सांसें उखड़ने लगी थी। वो पल इसका सांस लेना चाहती थी पर वो वजदान को वो मौका फराहम नहीं कर रहा था। रुके। हीर इसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहती है। इसे इसकी लगातार कोशिशों के बाद वजदान इसकी सांसें उखड़ता हुआ महसूस करते हुए इसके लबों को आज़ाद करता है। इससे दूर होते हुए नजरें चुराते हुए गहरी सांस लेती है। इसकी सांसों को उथल पुथल होता देखकर वजदान के ऊपर से हटकर इसके बराबर में उलटता है और हीर को अपनी बाहों में कैद किए वो इसका सर अपने सीने से लगाए हुए 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। आज जो हुआ इसकी गलती ना होने के बावजूद इसे इसमें अपनी गलती ही लग रही थी। वरदान हीर को अपनी बाहों में कैद किए इसके माथे पर अपने लब रखकर इसका वजूद अपने कसरती जिस्म में छुपाने लगता है। हीर की सांसें और धड़कनें अभी भी तेजी से चल रही थी। वजदान के लबों पर लगा हुआ कुफल वो समझ रही थी। वजदान, हीर इसके सीने पर सर रखे हुए इसके सीने पर अपनी उंगली फेरते हुए कहती है। जी। वजदान अपनी आंखें बंद किए हुए इसे जवाब देता है। आपको जानवर से डर नहीं लगता है? हीर खिड़की की तरफ देखते हुए पूछती है जहां गरजती हुई बिजली धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। नहीं, वजदान बिना आंखें खोले जवाब देता है और बिजली से हीर नजरें उठाकर इसकी तरफ देखते हुए पूछती है। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है बच्चे। वजदान इसके बालों में लगातार हाथ फेरते हुए आंखें खोलकर इसे देखते हुए कहता है। किसी चीज से तो लगता होगा। हीर इसकी आंखों में देखते हुए पूछती है। वजदान कुछ पल के लिए इसकी बात पर खामोश हो जाता है। पहले नहीं लगता था पर अब लगने लगा है। वजदान धीरे से कहता है। और किसी चीज से? किस चीज से? हीर तजस्सुस से पूछती है। तुम्हें खोने से, तुम्हें कुछ हो जाने से डर लगता है? वरदान हीर को मजीद अपनी बाहों में कैद करते हुए कहता है। मुझे कुछ नहीं होगा कभी। हीर पर यकीन के साथ
यकीन के साथ कहती है, तुम्हें कैसे पता? वजदान हैरानगी से पूछता है। क्योंकि आप कुछ होने नहीं देंगे, हीर मुस्कुराते हुए कहती है। जैसे आज आ गए वैसे हमेशा आ जाएंगे। हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, कभी ना खत्म होने वाली फखरिया मुस्कुराहट। इसका यकीन इसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट देखकर वजदान को अपने कहे गए अल्फाजों पर यकीन हो गया था कि जो उसने कहा था वो हो गया है। हीर आज सच में इसके इश्क में मुब्तला हो चुकी थी। वो हिचकिचाहट थी इसके अंदर, वजदान की मौजूदगी ने, इसके बहादुरी ने, इसके अंदर मॉन्स्टर रूप में वो सब खत्म कर दी थी। हीर ने वजदान से नफरत से मोहब्बत तक का सफ़र तय कर लिया था। जितनी पुरसुकून वो इसकी बाहों में थी इस वक्त ही इसे अपना आप कभी इतना पुरसुकून महसूस नहीं हुआ। हीर जहांगीर आलम को वजदान ईमान अपने इश्क में मुब्तला दीवाना कर चुका था। इसे दीवाना वो इंतकाम लेने के लिए करना चाहता था, पर इसकी आंखों में आए हुए आंसू ने आज इसके इंतकाम की आग को काफ़ी हद तक नरम कर दिया था। फुल दिमाग में हीर के दूर जाने का, इसको खो देने का डर बैठ चुका था। वो इस वो इसे दीवाना करने के चक्करों में खुद हर हद से ज़्यादा इसका दीवाना बन गया था। इस बेरहम शख्स जिसका इंसानियत से डर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, वो आज एक लड़की को खो देने का डर दिल में लिए बैठा था। दिल किस्मत का अनोखा खेल। इसके बाप से हर हद से ज़्यादा नफरत की बेटी इसकी इसकी बेटी से हर हद से मोहब्बत कर बैठा, और इस मोहब्बत को पाने के बाद इसे जीत कम और अपने इंतकाम पाने की ख्वाहिश को हारते हुए ज़्यादा लग रही थी। वजान अपने ख्यालों की दुनिया में मगन। क्या हो गया? हीर की आंखों में नींद से बंद हो चुकी थी। वजदान खिड़की से नज़र हटाकर जैसे ही हीर की तरफ देखता है, इसे सोता देखकर वो मुस्कुराते हुए इसे माथे पर बोसे देते इसकी तरफ करवट लिए वो कभी सो जाता है। रात के सिर्फ 10 बज रहे थे। वो वजदान और हीर दोनों नींद की गहराइयों में खो चुके थे। जहांगीर सोफे पर बैठते हुए टांग पर टांग रखे हुए ट्राउजर शर्ट में मलबूस हुए अपने सामने वाले सोफे पर बैठी हुई हया को लगातार बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। मुझे घूरने से आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। हया फाइल से नजरें हटाकर जहांगीर को देखते हुए कहती है, माफ़ी मांग लो। मांग कौन रहा है? जहांगीर दोनों हाथों से इशारा करते हुए कहता है, तो आपको अपनी गलती पर ज़रा सा भी अफसोस नहीं है? हया फाइल जोर से बंद करते हुए कहती है, "उम्म, मैंने मैं कभी ऐसी गलती नहीं करता जिस पर मुझे अफ़सोस हो।" जहांगीर चौड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है, कितने घटिया इंसान हैं आप। हया गुस्सैले लहजे में कहती है, इसका अंदाज़ तो तुम्हें मुझसे बेहतर होगा। बीवी तुम हो, बर्दाश्त तुम करती हो मुझे। जहांगीर सोफे से उठकर हया की तरफ आते हुए कहता है, मेरी तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि मुझे आपके घटियापन का और भी डिटाई का भी। हया चिढ़ते हुए कहती है और फाइल समेटने लगती है। उफ, इतना गुस्सा! जहांगीर हया के सामने खड़ा होकर इसके चेहरे को देखते हुए कहता है, तो झूठ बोला आपने मुझसे, बातें छुपाई, और अब मैं गुस्सा भी ना करूं? हया जहांगीर के सामने खड़ी होते हुए कहती है, नहीं, तुम गुस्सा कर सकती हो, तुम कर लो गुस्सा, चाहे तो मार भी लो। मुझसे माफी मत मंगवाओ यार। जहांगीर हया के हाथों से फाइल लेते हुए कहता है, इंसान में खुद शर्म होनी चाहिए, गलती करने पर भी माफ़ी इसे खुद मांग लेनी चाहिए। हया जहांगीर के चेहरे को देखते हुए गुस्से में कहती है, जिस दिन माफ़ी मांगने वाली गलती करूंगा जानी, इस दिन माफ़ी मांग लूंगा। अभी मुझे कुछ अभी मुझे अपना क्या कुछ भी गलत नहीं लग रहा। जहांगीर हया को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, आपने गलत किया है। हया इसे अपने सीने पर सर रखते हुए कहता है, नहीं हया, बच्चे बड़े हैं, जो हुआ है इनकी मर्जी से हुआ है, इनके पास हक है अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का। जो वो कर रहे हैं, जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी आज के फैसलों को दुरुस्त करने में, फिर हम अपना किरदार अदा करेंगे। सिकंदर का सिकंदर का ठीक है। अमायमा एक बहुत अच्छी लड़की है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हीर ने एक मॉन्स्टर से शादी की है। जहांगीर से दूर होकर इसके चेहरे को देखते हुए कहती है, नहीं, इसने जिससे शादी की है वो एक इंसान ही है। गुस्से में इंसान से मॉन्स्टर बन गया है। जितना मैंने वजदान को देखा है, हीर का फैसला गलत नहीं लग रहा है। जहांगीर सोफे पर बैठते हुए कहता है, क्या मतलब हम अपनी बेटी को एक मॉन्स्टर के हवाले कर देंगे? ये कह रहे हैं आप? वो मॉन्स्टर नहीं है अम्मी। हया की बात का जवाब जहांगीर के बजाय कमरे के दरवाजे से बाहर खड़ा हुआ सिकंदर देता है। अंदर आ जाओ। सिकंदर हाथ में कोट पकड़े हुए कमरे की दहलीज पर खड़ा होकर इजाजत मांगता है। आ जाओ, पूछ क्यों रहे हो? हया से अंदर आने का इशारा करते हुए खुद भी जहांगीर के सामने वाले सोफे पर बैठती है। इजाजत मिलने पर सिकंदर कमरे में दाखिल हुए। जहांगीर के साथ वाले सोफे पर
बैठ जाता है। ये तुम्हारा बेटा मुझसे बेहतर जानता है, इसे इसी से पूछ लो। तुम अपने दामाद के बारे में, जहांगीर तल्ख लहजे में कहते हुए सोफे से उठकर कमरे से बाहर जाने लगता है, पर सिकंदर इसका हाथ पकड़कर इसे रोक देता है। बैठे, आप भी, आपसे भी बात करनी है। सिकंदर सर उठाकर जहांगीर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, और कहते ही अपना हाथ जहांगीर के हाथ से हटा देता है। जहांगीर भी इसकी बात मानते हुए सोफे पर बैठ जाता है। अब मिहिर की फिक्र मत करें, वरदान जो दुनिया के लिए वो बहुत मोहब्बत करने वालों के लिए नहीं है, वो हीर को खुद से ज़्यादा महफूज रखेगा, यकीन है मुझे इस पर। सिकंदर हया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। हया कुछ कहना चाहती थी, पर वो अपनी पर वो अपने सामने दो मजबूत लोगों को देखकर खामोश हो जाती है, और अपने दोनों हाथ बांधे हुए वो सोफे से पुश टिका लेती है। वो कल मेरा एक मेहमान आ रहा है इस आपसे मिलने के लिए, तो इसकी खातिरदारी करेंगी आप? सिकंदर हिचकिचाते हुए हया से पूछता है। कौन? जहांगीर पूछता है। सुसैन अरूबी, सिकंदर जहांगीर की आंखों में देखते हुए पूछता है। पॉलिटिशियन? जहांगीर हैरानगी जाहिर करते हुए कहता है। आप जानते हैं इसे? हया जहांगीर से पूछती है। जानता हूँ, बहुत अच्छे से। जहांगीर सिकंदर को के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है आप भी मेरे गेस्ट के साथ इज्जत से पेश आएंगे। सिकंदर तंजिया लहजे में पूछता है। जरूर आऊंगा, आखिरकार वो तुम्हारा लिए मसीहा जो है, मेरे बेटे की जान बचाई थी इसने, शुक्रिया तो करना बनता है मेरा। जहांगीर एक आईब्रो उठाकर दो टोक लहजे में कहता है, और कुछ पलों के लिए वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं, जबकि इनके सामने बैठी हुई हया गुस्से से भरी हुई निगाहों से जहांगीर को देखने लग जाती है। कल रात वो डिनर पर आएंगे, मैं वजदान और हीर को भी दावत दूंगा। ससैन अंकल की काफ़ी ख्वाहिश है कि वो वजदान से मिलने की, पर वो आज तक नहीं मिल पाए, तो आप इनका वेलकम करेंगे, करना ही पड़ेगा, आखिरकार वो दोनों इतने अहम जो है अब इस खानदान के लिए। हया जहांगीर को देखते हुए कहती है। तुम फिक्र मत करो, हमें मैं डिनर का एहतमाम अच्छे से करूंगी। हया मुस्कुराते हुए सिकंदर से कहती है। जी शुक्रिया। सिकंदर कहते ही उठ जाता है और अपना कोट उठाए वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तुम इससे कब मिले थे? जहांगीर सिकंदर को जाता देखते इससे पीछे खड़े होकर पूछता है। आज? सिकंदर पलटकर जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहता है। ठीक है, आराम करो, तुम्हारे मेहमान का इस्तकबाल बहुत धूमधाम से किया जाएगा, फिक्र मत करो। जहांगीर ट्राउजर की जेब में हाथ डालते हुए कहता है। शुक्रिया आपका। सिकंदर कहते ही पलटकर कमरे से बाहर निकल जाता है। इसे जाता देखकर जहांगीर जैसे ही पलटता है, एक हवा में उड़ती हुई गद्दी सीधा जहांगीर के मुंह पर आकर लगती है। ये क्या कर रही हो? मार रही हो तुम मुझे? जहांगीर गुस्से में कहता है। नहीं, ये जो आजकल मुझसे झूठ बोलने का भूत सर पर सवार है, इसे सर से उतार रही हूँ। हया गुस्से से चिढ़ते हुए जवाब देती है। पुलिस वाली होकर शौहर पर तशद्दुद कर रही हो, मैं FIR दर्ज करवा दूंगा तुम्हारे खिलाफ। जहांगीर गद्दी सोफे पर फेंकते हुए कहता है। आपको जो करना है करें, मैं नहीं डरती आपसे, और अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं। हया दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। मेरा कमरा है ये बेबी, मैं कहीं नहीं जा रहा। जहांगीर बेड की तरफ बढ़ते हुए कहता है। आप बात सुने मेरी, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं आप। मज़ीद अपनी ये शक्ल मत दिखाकर मुझे दिखाया करें। निकल जाएं मेरे कमरे से, वरना पुलिस बुलवाकर सीधा जेल में डलवाऊंगी आपको। हया जहांगीर का रास्ता रोककर इसकी आंखों में देखते हुए इसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से में कहती है। अजीब अजीब पुलिसगिरी कर रही हो तुम। जहांगीर पीछे की तरफ कदम उठाते हुए कहता है। हाँ, कर रही हूँ, जो कर सकते हैं कर लें आप। हया इसे दरवाजे तक पहुंचाते हुए कहती है, और कहते ही जहांगीर के पेट पर हाथ रखकर इसे कमरे से बाहर कर देती है, और दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। जालिम औरत, नंगे पैर कमरे से बाहर निकाल दिया। बाहर बारिश हो रही है, कितनी ठंड हो रही है यहाँ पर, अंदाजा है तुम्हें? जहांगीर दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहते हैं। अच्छी बात है, बीवी से झूठ बोलने की सजा ये है, भुगते अब आप शौहर लोग बहुत सर चढ़े हुए हैं, हर वक्त अपनी मनमानी। तौबा। हया बेड की तरफ बढ़ते हुए बुलंद आवाज में कहती है। अच्छा, सॉरी सॉरी मेरी माँ, खोल दो दरवाज़ा, कमरा गर्म है, मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। जहांगीर दरवाज़ा बजाते हुए कहता है। सॉरी मियाँ जी, अब ये दरवाज़ा कल खुलेगा, अभी नहीं, और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हया बेड पर बैठकर साइड टेबल से लोशन लगाते हुए कहती है। कितनी जालिम हो गई हो अब तुम, मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती, मैं नाराज़ हो जाऊंगा तुमसे। जहांगीर गुस्से में कहता है। तो हो जाए नाराज़, मेरा कौन सा वाटर बंद हो जाएगा। हया कमरे की लाइट्स बंद करते हुए कहती है। तो फिर ठीक है, हो गया, मैं नाराज, अब मनाने के लिए मेरे आगे पीछे घूमती रहना। जहांगीर दरवाजे को घूरते हुए कहता है। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे जो आप मैं आपके आगे पीछे फिरूंगी, चुड़ैल कहीं की। जहांगीर गुस्से में कहते ही पैर पटकते हुए सीधा ना की सीधे अपने स्टडी रूम में दाखिल हो जाता है, और जाकर पूरे कमरे को पर्दों से बंद किए वो सोफे में मुंह फुलाए लेट जाता है।
अमायमा कमरे में सोफे पर बैठी हुई, गोद में किताब पकड़े हुए, हाथ में रिमोट पकड़कर वो धीमी आवाज में गाने चलाए हुए अपने अपना असाइनमेंट तैयार कर रही थी। सिकंदर कमरे में दाखिल होता है तो इसकी सबसे पहले नजर अमायमा पर पड़ती है और अमायमा भी नजर उठाकर झट से सिकंदर की तरफ देखती है। सिकंदर कमरे का दरवाजा बंद किए हुए, हाथ में कोट लटकाए हुए, वो कोट ले जाकर बेड पर फेंकता है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी घड़ी उतारने लगता है। वो अपने काम में मसरूफ था, लेकिन इसकी नजरें अमायमा पर टिकी हुई थी, जो सोफे से उतरकर जमीन पर बैठकर टेबल पर किताबें रखे हुए इसे मस इसे करने में मसरूफ होती है। सिकंदर गहरी सांस लेकर शर्ट को बाजू कोहनियों तक फोल्ड करते हुए सोफे की तरफ बढ़ता है और जाकर अमायमा के पीछे सोफे पर बैठ जाता है और गर्दन मोड़कर इसके काम को देखने लग जाता है। सिकंदर सोफे पर अमायमा के पीछे बैठे हुए सोफे की पुष्ट टिकाए हुए गर्दन टेढ़ी करके अमायमा को देख रहा था। अमायमा अपने काम में मसरूफ, बिल्कुल मगन हुई पड़ी थी। सिकंदर इसके पीछे कब आकर बैठ गया, ऐसा अंदाजा ही नहीं हुआ। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो जब तुम्हारा शौहर खुद एक का मालिक है? सिकंदर थोड़ा झुककर अपने घुटनों पर दोनों बाजू टिकाए हुए पूछता है। अल्लाह अल्लाह, डरा दिया आपने मुझे। अमायमा अपने दिल पर हाथ रखते हुए दिल पर हाथ रखकर मुड़कर सिकंदर को देखती है तो वो जैसे ही पलटती है, इसकी नजरें सीधा सिकंदर की आंखों से टकराती है। डॉक्टर शौहर होने से क्या होता है, इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। अमायमा अब वापस मुड़कर दोबारा अपनी असाइनमेंट में लग जाती है। तो मुझसे जुड़ गई हो तो तुम्हारी पहचान भी अब मुझसे है। सिकंदर सोफे से उठते हुए कहता है, मैं आपसे जुड़ी हूँ मियाँ जी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना करियर और अपना सपना छोड़ छोड़ दें। अमायमा लैपटॉप के बोर्ड पर टाइपिंग करते हुए कहती है, डॉक्टर बनना सपना है तुम्हारा? सिकंदर अलमारी की तरफ बढ़ते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए हैरानगी से पूछता है। जी, एक काबिल डॉक्टर बनना, वो भी अपने दम पर, अपने शौहर के दम पर नहीं। अमायमा गर्दन मोड़कर सिकंदर को देखते हुए अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहती है। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।